आइए आज हम लोग शुरू करते हैं वैदिक साहित्य। आप सभी जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट का एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास को स्टडी कर रहे हैं और हम लोग डीपली स्टडी कर रहे हैं। कोशिश हम लोग को ये रहेगा कि एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए और इसका एमसीक्यू क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड किया जा रहा है, उसको भी इसी से रिलेटेड देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य से आर्य सभ्यता एवं संस्कृति की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आर्य सभ्यता और संस्कृति की पूर्ण जानकारी किससे होती है? आपका वैदिक साहित्य से। वैदिक साहित्य में 4 वेद, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, पुराण, षड्दर्शन, उपवेद एवं महाकाव्य आते हैं। वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है? 4 वेद आते हैं, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, पुराण, षड्दर्शन, उपवेद एवं महाकाव्य आते हैं। ऋग्वेद पूर्व वैदिक कालीन रचना है। ऋग्वेद क्या है? पूर्व वैदिक कालीन रचना है, यानी कि वैदिक काल से पहले की रचना है। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई। ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई। ऋग्वेद की रचना किस प्रदेश में हुई और कहाँ हुई? इसको सप्त सिंधु प्रदेश में हुई। उत्तर वैदिक साहित्य का रचना काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। कुरु पंचाल क्षेत्र में उत्तर वैदिक साहित्य की रचना हुई। उत्तर वैदिक साहित्य की रचना कहाँ हुई? आपका कुरु पंचाल में हुई। और ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? सप्त सिंधु प्रदेश में हुई। आर्यों के प्रसार राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिवेश की संपूर्ण जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। आर्यों का भौगोलिक विस्तार। ऋग्वेद के अनुसार आर्य भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में सबसे पूर्व बसे एवं वहीं से उनका प्रसार हुआ। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश की प्रमुख 7 नदियों का उल्लेख रूप से किया गया है। अफगानिस्तान की निम्नलिखित 4 प्रमुख नदियां का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। गोमती आधुनिक गोमल, कुर्मु आधुनिक कुर्रम, स्वास्तु आधुनिक स्वात, कुब्भा आधुनिक काबुल। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित नदियों का वर्णन भी ऋग्वेद में प्राप्त होता है। सिंधु, सरस्वती, दिष्टवती जिसको घग्गर भी बोलते हैं, शतुद्री जिसको सतलज आज के डेट में बोलते हैं, 5वां विपाशा व्यास नदी बोलते हैं, परुश्रणी रावी नदी बोलते हैं, अस्किनी चेनाब नदी बोलते हैं, वित्सता झेलम नदी बोलते हैं। पंजाब की 5 नदियां एवं राजस्थान की 2 नदियां सरस्वती एवं दिष्टवती 7 नदियों वाले क्षेत्र को ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। सप्त सिंधु प्रदेश किसको कहा गया है? ये जितने भी 7 नदियों वाला प्रदेश है उसको सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है, जिसमें पंजाब के 5 नदियां है और राजस्थान की 2 नदियां जो सरस्वती और दिष्टवती है। ऋग्वेद में वर्णित नदियों के विस्तार के आधार पर विद्वान आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान से सिंधु प्रदेश तक मानते हैं, जिसके अंतर्गत गोमल मैदान, दक्षिणी अफगानिस्तान, दक्षिणी जम्मू व कश्मीर, संपूर्ण पंजाब एवं हरियाणा आते हैं। ऋग्वेद के प्रारंभिक सूक्तों की रचना अफगानिस्तान से सिंधु प्रदेश के मध्य हुई। सरस्वती एवं दृष्टवती के मध्य भाग को ब्रह्मावत कहा गया है। सरस्वती और दृष्टवती के बीच वाले भाग को क्या बोला गया है? ब्रह्मावर्त कहा गया है। गंगा एवं यमुना का भी 1-2 बार ऋग्वेद में उल्लेख है। गंगा यमुना का कितने बार है? आपका गंगा के 1 बार और यमुना का 2 बार ऋग्वेद में उल्लेख है। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित गंगा नदी आर्यों की पूर्वी सीमा थी। थानेश्वर, पूर्वी राजस्थान, मथुरा, गंगा एवं यमुना को ऋग्वेद में ब्रह्मऋषि प्रदेश कहा गया है। ब्रह्मऋषि प्रदेश ऋग्वेद में किसको किसको कहा गया है? थानेश्वर, पूर्वी राजस्थान, मथुरा, गंगा एवं
यमुना को। विद्वान इस प्रदेश को आर्यों का दूसरा प्रसार केंद्र मानते हैं। आर्यों का दूसरा प्रसार केंद्र कौन था? ब्रह्म ऋषि प्रदेश। 10 राग युद्ध में पंडित जनजातियों का निवास स्थान गंगा यमुना दोआब क्षेत्र माना गया है। 10 राग युद्ध में पंडित जनजातियों का निवास कहाँ माना गया है? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में माना गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार भारतवर्ष के 5 खंड थे। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार भारतवर्ष के कितने खंड थे? 5। इसमें है फर्स्ट ध्रुव मध्य प्रतीची देश, जिसको मध्य प्रदेश बोलते हैं, प्राची देश जिसके पूर्वी भाग, दक्षिण देश दक्षिणी भाग, और चौथा प्रतीची देश पश्चिमी भाग, और 5वां उदीची देश यानी कि उत्तरी भाग। उत्तर वैदिक साहित्य के अनुसार पंजाब से बाहर भी आर्यों का प्रसार हो चुका था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार आर्यों से निम्नलिखित क्षेत्र भी संबंध हो चुके थे। कौन कौन सा क्षेत्र है इसको देख लेते हैं। कंपिल्य, कुरुक्षेत्र, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। उत्तर वैदिक साहित्य में आर्यों के प्रसार क्षेत्र में निम्नलिखित स्थलों का भी वर्णन मिलता है। इसमें अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय, विंध्याचल, गंगा, गंडक, यमुना, मारू रेगिस्तान, नैमिसारण रेगिस्तान। उत्तर वैदिक साहित्य में आर्यों के प्रसार क्षेत्र में निम्नलिखित स्थलों का भी वर्णन है, जिसमें अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय, विंध्याचल, गंगा, गंडक, यमुना, मारू रेगिस्तान, नैमिसारण रेगिस्तान। विद्वानों के अनुसार उत्तर वैदिक आर्यों का प्रमुख केंद्र कुरुक्षेत्र था। विद्वानों के अनुसार उत्तर वैदिक आर्यों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? कुरुक्षेत्र था। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का केंद्र दक्षिण सीमा पर स्थित विंध्य प्रदेश था, और उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का केंद्र कहाँ था? आपका विंध्य प्रदेश। और एक बार और इसको रिपीट करते हैं। विद्वानों के अनुसार उत्तर वैदिक आर्यों का प्रमुख केंद्र कुरुक्षेत्र था। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का केंद्र दक्षिण सीमा पर स्थित विंध्य प्रदेश था। आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। आर्यों की सभ्यता के कौन सी सभ्यता को बोला जाता है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक सभ्यता जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक सभ्यता जो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे आपका ऋग वैदिक काल। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लें, ताकि आप लोग को अगला वीडियो जैसे मैं अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।